वतन पर वर्दी, कंधों पर सितारे और सिर पर टोपी, यही मात्र सपना है। तो बिहार उत्कर्ष चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। पहला एपिसोड कल वर्दी का जुनून का आया था दोस्तों, आपने पूरी शिद्दत से देख लिया होगा और आप समझ चुके होंगे मेरा इरादा कहां है। अब की बार सीधा पेपर की खोपड़ी पर छेद करना, और ध्यान रखना, मां से कह देना कि मां चिंता मत कर, वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगे। आज दूसरा एपिसोड है दोस्तों। इस एपिसोड में कौन कौन से टॉपिक होंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरे दिमाग में वही दोस्तों अभी है कि 25 क्वेश्चन, ये 4-5 दिन की जो क्लास है, इनसे सीधा सीधा आपके पेपर में छपने चाहिए। आज के टॉपिक देखिए दोस्तों, आज आपके सामने ऑस्कर अवार्ड 2021 होगा। इसके साथ में जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो आपके सामने होंगे। संविधान संशोधन निश्चित आएगा प्रश्न दोस्तों, संविधान संशोधन ये भी आपके सामने है। रोग, डिजीज, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ दोस्तों, कवक, और जो अनुवांशिक रोग है, और भी जो महत्वपूर्ण रोग है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2-3 प्रश्न सीधे सीधे छपने वाले। इसके साथ में आईपीएल 2021 और साथ में कांग्रेस की अधिवेशन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, और फिर दोस्तों सूचकांक इंडेक्स, ये सब इसके अंदर आपके सामने होंगे। ऐसी 2 और वीडियोज मैं आपके सामने लाऊंगा। एक दोस्तों लाइव वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। कुल मिलाकर ये 5 क्लास जो होंगे वो अब की बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। अंतिम समय में जो बेहतरीन प्रयास है वो मेरे द्वारा आपके लिए किया जा रहा है। और ध्यान रखना, ये जो प्रयास मैं आपके लिए पूरे साल मैंने किया है, फिर अंतिम समय में एक बार फिर ये प्रयास कर रहा हूं। मुझे 1 जनवरी 2022 नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पूरा बिहार मुझे चाहिए अपने पूरे परिवार के साथ में, हर मोबाइल में। ये क्लास मुझे शाम को 7 बजे, अंतिम संघर्ष है दोस्तों, 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे पूरा बिहार मुझे चाहिए अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जनवरी से दिसंबर तक का पूरा सुपड़ा साहब मैं आपके सामने करने वाला हूं। और अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए पूरी साल पसीना बहाया है, तो एक दिन ये आदेश मान लीजिए कि शाम को 7 से 12 ये बात दोस्तों 5 घंटे का समय आपके पूरे परिवार का मेरे नाम होगा। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब जब ठान ही लिया है कि भारत का तिरंगा फिर एक बार पूरे विश्व में लहराएगा, तो आप पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, और फिर देखने के बाद एक कमेंट कीजिएगा मुझे, और मुझे बताइएगा कि आपको पूरी क्लास जो है कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, ये 2 क्लास आपको कैसी लगी, और क्या आप 1 जनवरी 2022 को तैयार हैं शाम को 7 बजे, कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा। तो पूरी क्लास को मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है रसगुल्ला, पूरी क्लास को शिद्दत से लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आइए आगाज करते हैं दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड 2021 में पहली बात तो कब दिए गए, 25 अप्रैल 2021 को दिए गए। कौन से नंबर के हैं दोस्तों, 93 नंबर के ये ऑस्कर अवार्ड है। इन्हीं का दूसरा नाम है अकेडमी अवार्ड, और दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजल्स में इनको दिया जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया। आइए बात करते हैं दोस्तों 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया। इसके दोस्तों डायरेक्टर कौन है, तो इसकी डायरेक्टर है क्लोए झाओ। कौन है दोस्तों, क्लोए झाओ इसकी डायरेक्टर है। नोमैडलैंड का मतलब है दोस्तों खाना बदोश। क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। अमेरिका में जब आर्थिक तंगी आई थी दोस्तों, उस समय की कहानी इसके अंदर प्रस्तुत है। इसमें दोस्तों जो एक्ट्रेस है, जो आपको चेयर पर बैठी हुई दिख रही है, इनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। इन्हें ही दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये 2 मायने में अति महत्वपूर्ण है। एंथनी हॉपकिंस, क्या नाम है इनका, नाम है दोस्तों एंथनी हॉपकिंस, और ये आपके सामने है।
फिल्म का नाम ध्यान रखना, द फादर। कौन सी फिल्म है? द फादर फिल्म है। और दोस्तों इनकी उम्र है मात्र 83 वर्ष। कितनी है? मात्र 83 वर्ष है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज, सबसे अधिक उम्र के दोस्तों एक्टर हैं, जिनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस। अगला अवार्ड देखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, फ्रांसिस मैकडोरमैंड को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, ये दोस्तों हैं नोमैडलैंड की डायरेक्टर, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, जिनका नाम है क्लोए झाओ। ध्यान रखना, नोमैडलैंड की डायरेक्टर दोस्तों चीनी अमेरिकी है ये क्लोए झाओ, और ये डायरेक्टर है किसकी? नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ऑस्कर में 3 दोस्तों अवार्ड जीते हैं इसने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इस प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को बनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को बनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों। और नोट करना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर बनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे दोस्तों 25 जनवरी 1950। ध्यान रख लेना, 25 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज की गई थी इसी दिन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों छापना 8 मार्च को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कब बनाते हैं? 8 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 का आंकड़ा है दोस्तों, 22 मार्च को बनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को बनाते हैं। और लिख लेना 7 अप्रैल 1948 दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और पराक्रम दिवस, खतरनाक क्वेश्चन है, छाप लेना दोस्तों। पराक्रम दिवस जो है ये बनाते हैं, फटाफट छापिए, खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछो 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? पराक्रम दिवस बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस छापिएगा भाई साहब, ये कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। और 22 अप्रैल को दोस्तों, 22 अप्रैल को लिखना, ये बनाते हैं 22 अप्रैल को दोस्तों छापिएगा पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को। श्रमिक दिवस दोस्तों छापिए 1 मई को बनाते हैं श्रमिक दिवस। नर्स दिवस दोस्तों ये बनाते हैं, ध्यान रखना, नर्स दिवस जो है ये बनाते हैं 12 मई। कब बनाते हैं? 12 मई को बनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों ये बनाते हैं, लिखना 22 मई। कब बनाते हैं? 22 मई, 22 का आंकड़ा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाते हैं दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों, मिल्क डे बनाते हैं 1 जून। कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं दोस्तों। और याद है आपको 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को बनाते हैं, विश्व महासागर दिवस है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनाते हैं, लिखना राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लिखना 17 जून को बनाते हैं दोस्तों, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बनाते हैं दोस्तों,
दोस्तों डॉक्टर्स डे, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे दोस्तों लिखिएगा, ये बनाते हैं 4 जुलाई। कब बनाते हैं? 4 जुलाई को बनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 11 जुलाई। कब बनाते हैं? 11 जुलाई को बनाते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस। और फूल पत्ती वाला दिवस भी कब है? फूल पत्ती वाले परिवार का दिवस भी 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस। याद करो दोस्तों 26 जुलाई 1999 नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी कारगिल में, ऑपरेशन विजय 26 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को बनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। हिरोशिमा दिवस दोस्तों 6 अगस्त को बनाते हैं, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों 9 अगस्त को बनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। और लिख लो नागासाकी दिवस दोस्तों ये भी 9 अगस्त को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय युवा तो 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। और युवा किसके समान है? हाथी के समान है, तो 12 अगस्त को ही दोस्तों हाथी दिवस होता है। खेल दिवस है, ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया। तो लिखना राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को नोट करना, राष्ट्रीय खेल दिवस है। शिक्षक दिवस दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। विश्व साक्षरता दिवस है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लोकतंत्र दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 15 सितंबर को, इसी दिन दोस्तों इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस है, लिख लेना दोस्तों 16 सितंबर को बनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस है। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स दोस्तों, ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना है, 8 अक्टूबर को बनाते हैं एयरफोर्स डे। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 11 तारीख को। अगर तुम्हें याद हो 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं, 8 सितंबर को नोट करना, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कब दोस्तों? 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और अगर पूछूं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। छात्र दिवस दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है, और आप जानते हो 15 अक्टूबर कब है? 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे। और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 24 अक्टूबर। कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर 1945 है। अगला क्वेश्चन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस दोस्तों 5 नवंबर को बनाते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। और शौचालय में बैठकर दोस्तों याद करो, शौचालय दिवस दोस्तों 19 नवंबर को। पुरुष दिवस भी कब बनाते हैं? गजब बेइज्जती है वे, 19 नवंबर को ही बनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाते हैं, इसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाते हैं 26 नवंबर। तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस है। अगला क्वेश्चन नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को बनाते हैं, नौसेना दिवस है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाते हैं, विश्व मृदा दिवस है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस है। और कर हर मैदान फतेह दोस्तों अगर पूछ ले विजय दिवस कब बनाते हैं। और अन्नदाता दिवस दोस्तों लिखना 23 दिसंबर को बनाते हैं, अन्नदाता दिवस दोस्तों। और याद है चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। और 24 दोस्तों दिसंबर को बनाते हैं, विश्व
उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर को बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। तो मैंने दोस्तों पूरा साल आपके सामने रख दिया। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, और इसी के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी नवी अनुसूची? भारत के मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूची थी? 8 थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। इस नवी अनुसूची का संबंध भूमि सुधार किससे दोस्तों? लैंड रिफॉर्म से है, भूमि सुधार से। तो पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन भारत के कौन से अनुच्छेद में? 368। कौन से अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। किस देश से लिए गए? तो नोट करना, किस देश से दोस्तों हमने संविधान संशोधन को लिया? फटाफट छापिए। अगला देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों, और इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली कमीशन। कौन सा है? फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो नोट करना, 7वां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस समय भारत में कितने राज्य थे? तो नोट करना, संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है दोस्तों। अगर मैं पूछूं इस समय भारत में कितने राज्य थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में सूचित करो, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो नोट करना दोस्तों, यह हुआ 1976, लेकिन दोस्तों लागू कब से हुआ? 1977 से। अगर पूछो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, इसी की सिफारिश पर इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। कहां जोड़ा गया? भाग 4A के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A। टोटल कितने जोड़े गए दोस्तों? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और किस देश से लिए दोस्तों? रूस से लिए। किससे? सोवियत संघ या फिर रूस से लिए थे। अगर मैं आपसे पूछूं लघु संविधान किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख लेना 42वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा, क्या इसी के द्वारा दोस्तों नोट करना, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। क्या प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन था। और अगर आपसे पूछे कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। समाजवाद जोड़ा गया दोस्तों, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो यह था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। तो नोट करना, इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का जो अधिकार था इसे फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें दोस्तों? लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। किसको दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। अगर आपसे पूछो कि दोस्तों फंडामेंटल राइट से लीगल राइट, लीगल राइट में कहां? तो लीगल राइट में दोस्तों नोट करना, लीगल राइट में अनुच्छेद 300A। कहां? अनुच्छेद 300A। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो वर्तमान में दोस्तों लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 दोस्तों। और अगर आपसे पूछे अनुसूची 10 कौन सी है? अनुसूची 10 को इसी के द्वारा जोड़ा गया। और अनुसूची 10 दल बदल, क्या है दोस्तों? दल बदल संबंधित है
कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10 है। तो दोस्तों 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपसे पूछे 1986 दोस्तों अनुसूची कितनी है? अनुसूची 10 है। और दोस्तों ध्यान रखना दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वोट डालने की जो उम्र है उसे 21 वर्ष से कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो लिखना दोस्तों मतदान की जो उम्र है, मतदान की जो उम्र है इसे कितना कर दिया? 21 वर्ष से 18 वर्ष दोस्तों मतदान की उम्र को कर दिया। अगर आपसे पूछे कब का है? 1989 दोस्तों। उस समय राजीव गांधी मुख्य प्रधानमंत्री थे और उसी का है दोस्तों 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखना मतदान की जो उम्र है दोस्तों, हाँ 1985 कर लो इसे, है ना? हाँ सॉरी 1985 कर लो। 1986 वाला तो अभी आएगा ना, तो दोस्तों नोट करना 1985 है ना। तो 1985 था 52वां, ठीक है? हाँ 1985 कर लो इसको, ठीक है ना। 1989 में कौन सा है दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन है। 21 से कितना कर दिए? 18 वर्ष जो है वो उम्र दोस्तों कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन याद करो 24 अप्रैल 1993 दोस्तों ये लागू होता है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11। कमेंट बॉक्स में बताओ इस अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर 1 29, ऑप्शन नंबर बी 18। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में कि 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय शामिल हैं। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापो 11वीं जो अनुसूची है इसमें कितने विषय शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 29 और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 18। जल्दी से 73वां संविधान संशोधन और इसी दिन 24 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कौन सा? पंचायती राज दिवस इसी दिन बनाया जाता है। तो बताइए भाई साहब कितने विषय हैं? 29 या फिर 18? 29 या फिर 18? देखिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप हो सकता है दोनों में कंफ्यूज हो, आज के बाद मत होना। अरे किसका जोड़ने पर 11 आएगा? तो नोट कर लो इसके जोड़ने पर 11 आएगा। क्या यही तो है जिसको जोड़ने पर 11 आएगा? तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? 29। क्या हो गया? 29। तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 और कितने विषय दोस्तों? टोटल 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन इसका संबंध किससे है? अनुसूची 12 से है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों संबंधित किससे है? नगर निकाय जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनसे संबंधित है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86वां संविधान संशोधन ये लिख लेना दोस्तों। शिक्षा संबंधित आपको कुछ भी मिलता है संविधान में तो वो किससे आया? 86वां संविधान संशोधन से। और अगर आपसे पूछो जैसे अनुच्छेद 21A दोस्तों राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन जो है दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के अंदर। अगर पूछो फंडामेंटल ड्यूटी इसमें 11वीं दोस्तों 11वीं जो आपके ड्यूटी है 11वां जो कर्तव्य है वो भी किससे आया? 86वें संविधान संशोधन से। और ये दोस्तों कब हुआ? सन 2002। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। क्या नोट करना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र, क्या एकमात्र इसमें हुआ क्या था? NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये इसके अंदर आया दोस्तों। और अगर पूछो किसका रिप्लेस करने के लिए तो ये रिप्लेस करता कॉलेजियम पद्धति। किसको दोस्तों? जो कॉलेजियम पद्धति यूज होती है उसे रिप्लेस करने के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको लाया गया दोस्तों।
दोस्तों, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया NJAC सिस्टम को। अगला है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन। ये हमने बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा, क्या 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, इसके लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 100वां संविधान संशोधन। भारत की अगर किसी भी जमीन को किसी और देश को देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गया 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, 101 का कन्यादान। एक दोस्तों 101 का कन्यादान है, लिख लेना GST। कौन सा है? GST सन 2017 से लागू होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है GST। और लागू करने वाला पहला राज्य असम दोस्तों। समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। GST 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 102, OBC आयोग को क्या बनाना? संवैधानिक आयोग बनाना। उसके लिए दोस्तों कौन सा है? उसके लिए लिख लेना 102वां संविधान संशोधन। तो जो OBC आयोग है इसे संवैधानिक आयोग में कन्वर्ट करने के लिए 102वां संविधान संशोधन। 103 दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% का जो आरक्षण था वो दोस्तों किस में आया? ये आया 103वां संविधान संशोधन EWS। अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन। पहली बात तो SC ST के लिए सीट का जो रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। क्या 10 वर्ष के लिए सीटों का रिजर्वेशन SC ST के लिए बढ़ा दिया। और दूसरा दोस्तों एंग्लो इंडियन की जो आपके पद, एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसे समाप्त कर दिया। तो यह है दोस्तों आपका कौन सा? यह है आपके 104वां संविधान संशोधन। जीवाणु से होने वाले रोग, पंडित का टिक न्यू है रिया। क्या बेटी रिया पंडित का टिक न्यू है। 2-4 दिन के बाद में मिला हूं तो पहले थोड़ा देख लो पुराने वाला ना, पुराने वाला देख लो। तुम्हारा तो दोस्तों साफ हो गया होगा, टन टना टन टन, है ना। तो पंडित का मतलब, पै का मतलब क्या हो गया? प्लेग। बोलो मेरे साथ में, पै का मतलब प्लेग हो गया, डी का मतलब हो गया डिफ्थीरिया। क्या हो गया? डिफ्थीरिया हो गया। तै का मतलब हो गया तपेदिक, जिसे दोस्तों टीबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी कहते हैं। का ममतलब क्या हो गया? काली खांसी, जिसे दोस्तों कुकर खांसी या कुत्ता खांसी कहते हैं ना। अगला है टी का मतलब टिटेनस। क्या हो गया? टिटेनस हो गया। कै का मतलब हो गया कुष्ठ रोग। क्या हो गया दोस्तों? कुष्ठ रोग हो गया। न्यू का मतलब हो गया निमोनिया। क्या हो गया? न्यूमोनिया हो गया। है का मतलब हो गया हैजा। क्या है? हैजा, लेजा। रिया का मतलब हो गया दोस्तों बैक्टीरिया। क्या हो गया? बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? ये आपके सामने है, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। एक एक बात सबके बारे में। प्लेग दोस्तों चूहों को याद कीजिएगा, प्लेग याद आएगा। तपेदिक टीबी दोस्तों याद करो, BCG का टीका दोस्तों किसको प्रभावित करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। काली खांसी दोस्तों कुकर खांसी कहते हैं। टिटेनस तुम्हारा जबड़ा जाम हो गए हो। क्या दोस्तों? तुम्हारा जबड़ा जाम हो गए हो दोस्तों, लोक जो कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक जो कहते हैं। और आकृति कैसी होती है? धनुष टंकार दोस्तों आकृति हो जाती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं दोस्तों? एसिड रेन को कहते हैं। निमोनिया क्या प्रभावित होता है? लंग्स में दोस्तों क्या होता है? लंग्स के अंदर आपके लिक्विड पदार्थ जम जाता है और दोस्तों उसके कारण क्या होता है? उसके कारण श्वास नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों
दोस्तों निमोनिया। एक रसगुल्ला कह रहा है सर टाइफाइड भूल गए ना आप? अरे भाई साहब बिल्कुल भूल गया था, छाप ले, हाँ छाप ले मेरी जान, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड। तो ध्यान रखना टिटेनस हो गया टाइफाइड। टाइफाइड का मतलब होता है दोस्तों मियादी बुखार। क्या होता है? मियादी बुखार होता है। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं विडोल टेस्ट। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, हैजा लेजा विब्रियो कैलोरी। क्या दोस्तों? हैजा लेजा विब्रियो कैलोरी। और ध्यान रखना इसमें हैजा में क्या होता है दोस्तों? हैजा में होता है हगटन। कौन सा अंग प्रभावित होगा? हगटन होगा तो पाचन तंत्र प्रभावित होगा। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके सामने। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछ ले बैक्टीरिया के बाद में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तुम्हारे कान के नीचे थप्पड़ पड़ा था, पापा काम पे सोते हैं। क्या तुमने मुझे बता दिया था कि पापा जो है वो काम पे सोते हैं? प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग, सभी की सभी रोग अति महत्वपूर्ण है। स्टार अगरबत्ती लगा के छाप लेना। पापा का मतलब हो गया दोस्तों पायरिया। क्या हो गया? पायरिया हो गया पापा का मतलब। अगला, पायरिया में दोस्तों क्या प्रभावित होते हैं? दांत प्रभावित होते हैं आपके पायरिया में। दूसरा है दोस्तों कालाजार। क्या हो गया? कालाजार हो गया जो बुखार है दोस्तों। मैं का मतलब हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। और रिया आएगी दोस्तों तो रोना तो आएगा, रोनाल्ड रोस। क्या? मलेरिया हो गया रोनाल्ड रोस दोस्तों। और जो मलेरिया है, याद कीजिए मलेरिया में दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होगा? वो भाई साहब प्रभावित होगा, छाप के रखना, आरबीसी। आरबीसी के स्थान पर दोस्तों क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं प्लीहा या स्प्लीन भी कह सकता हूं। तो आरबीसी, प्लीहा, स्प्लीन मलेरिया में प्रभावित होते हैं। इसकी दवा क्या है दोस्तों? रिया रोएगी तो कड़वा तो लगेगा। क्या? कुनैन इसकी दवा होती है। क्या? कुनैन इसकी दवा है दोस्तों। कहां से मिलती है? तो जब रोएंगे तो दोस्तों कोने में बैठकर रोएंगे। रसगुल्लो, ये देखो क्या गजब का दोस्तों टाइमिंग है। रिया ध्यान रखना, रिया दोस्तों रोएगी, रोनाल्ड रोस। क्या है? रोनाल्ड रोस। जब रिया रोएगी तो कड़वा तो लगेगा दोस्तों, कुनैन की दवा। किसकी दवा है? कुनैन की दवा। और रिया कहां पर? कोने में बैठ के दोस्तों सिसक सिसक के रोएगी। सिनकोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? सिनकोना वृक्ष है। कोने में बैठकर सिसक सिसक के रोएगी। कौन दोस्तों? रिया रोएगी। ये उसे कड़वा लगेगा। तो मलेरिया के बारे में सारी जुगाड़ोलॉजी क्या ये है दोस्तों? एक नंबर का जुगाड़। क्या? एक नंबर का जुगाड़ है भाई साहब। रिया कोने में बैठकर, क्या रिया कोने में बैठकर सिसक सिसक के रोती है, ये उसे दोस्तों कड़वा लगता है। क्या? कड़वा लगता है। आगे देखिएगा, पैचिस। अरे आ गया भाई साहब, हगटन आ गया। क्या? तुमने खाया, तुम्हारे पैचिस हो गया। और दोस्तों उल्टी दस्त आपके स्टार्ट हो गए। कौन सा अंग प्रभावित होगा? पाचन तंत्र दोस्तों। आंतें प्रभावित होंगे किसमें? पैचिस के अंदर। और दोस्तों उसके बाद में क्या आएगी? तुम्हें आएगी नींद। क्या आएगी? नींद आएगी। निद्रा रोग दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस। क्या? नींद आएगी तुम्हारी, टाए टाए फिस होगी। क्या होगी? टाए टाए फिस दोस्तों। तो ध्यान रखना, सी फ्लाई। क्या? सी फ्लाई दोस्तों उस मक्खी के कारण क्या होता है? वो मक्खी वाहक होती है। और दोस्तों निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस होता है। मैं लिख रहा हूं टाए टाए फिस, सी फ्लाई। क्या दोस्तों? सी फ्लाई। इस मक्खी, ये मक्खी वाहक होती है स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग का। और है का मतलब होता है दोस्तों हाथी पांव। क्या होता है? हाथी पांव होता है। इसमें दोस्तों पैर जो है वो हाथी की बराबर क्या होता है? हाथी के पैर की बराबर दोस्तों सूज जाता है, उसमें उतनी सोइलिंग आ जाती है। तो ध्यान रखना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये प्रोटोजोआ से होता है क्या? मुझे तो लॉकडाउन में हो गया ना मेरी जान। अगर ये हो गया ना तो भाई साहब समझ ले, क्या समझ ले, टाए टाए फिस हो जाएगी, सी फ्लाई। तो दोबारा सुनिएगा, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग और हाथी पांव, ये हो गया प्रोटोजोआ। अगला दोस्तों बड़ा खतरनाक है। क्या? अगला बड़ा खतरनाक है, कवक से होने वाले रोग, फफूंद दोस्तों। क्या? फफूंद से होने वाले रोग, फंगस। जिंदगी में दोस्तों फंगस ही फंगस हो गया। क्या भाई साहब?
कोविड-19 ने जो जिंदगी में फंगस किया है ना, कसम से देखिए आप पहले ये देखिए दोस्तों, ये कोविड-19 ने कितने टाइप का फंगस कर दिया, क्या कितने टाइम का फंगस कर दिया। एक तो दोस्तों सबसे पहले आया बेटा ब्लैक फंगस। कौन आया? ब्लैक फंगस आया, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं ब्लैक फंगस को, जो सबसे पहले आया था। फिर दोस्तों इसके बाद कौन आया? फिर आया व्हाइट फंगस। क्या आया? व्हाइट फंगस आया दोस्तों। मतलब फंगस नहीं हुआ दोस्तों, होली का त्योहार हो गया। क्या? होली हो गया, मतलब रंगों के आधार पर दोस्तों फंगस आ गया। पहले ब्लैक फंगस आया, फिर दोस्तों आया कौन सा? व्हाइट फंगस। क्या आया? व्हाइट फंगस आया दोस्तों। कैंडिडियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं कैंडिडियोसिस दोस्तों। किसको कहते हैं? व्हाइट फंगस को कहते हैं। फिर दोस्तों आया इसके बाद में येलो फंगस। क्या आया? येलो फंगस। कौन सा है दोस्तों? येलो फंगस आया। इसके बाद में दोस्तों आया क्या? पिंक फंगस। कौन सा आया? पिंक फंगस। मतलब दोस्तों इंद्रधनुष की तरह आ रहा है। कौन सा? फंगस जो है इंद्रधनुष की तरह आ रहा है। तो फंगस के और रोग कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। फंगस, कवक या फिर दोस्तों फफूंद से होने वाले रोग। गंजा दामाद खाए फ्रूट। भाई साहब क्या हो गया? देखिए आपके सामने गंजा दामाद खाए फ्रूट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या? गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये दोस्तों आपके सामने ट्रिक है। गंजा से बन गया गंजापन। इसमें दोस्तों सिर के जो बाल है ना, ये हरि कीर्तन करने जाते हैं। सिर के बाल, मतलब सिर के बाल दोस्तों चले जाते हैं किसके अंदर? गंजापन के अंदर। अगला है दोस्तों दमा या फिर अस्थमा। क्या बोलते हैं? दमा बोल सकते हैं, अस्थमा बोल सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना लंग्स को प्रभावित करता है दोस्तों। और ध्यान रखना ये जो रोग होते हैं ना कवक या फंगस से, ये दोस्तों हमारी स्किन को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? स्किन को प्रभावित करते हैं, त्वचा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए संक्रामक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसीलिए संक्रामक होते हैं, तेजी से दोस्तों फैलते हैं। क्या? तेजी से फैलते हैं। ध्यान रखना। देखिए आपके दमा या अस्थमा दोस्तों ये बड़ा संक्रामक होता है। क्या? बड़ा संक्रामक होता है दोस्तों। इसमें श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है। एक तरह से एलर्जी टाइप होता है। क्या? एलर्जी टाइप होता है। किसी को दोस्तों, किसी को आप बोल सकते हैं आपके मिट्टी से एलर्जी होती है, तो दोस्तों वो मिट्टी में जाएगा तो उसकी क्या होगी? उसका दोस्तों आपके जो दमा है, अस्थमा है, वो दोस्तों होने की संभावना है। तो दमा अस्थमा में क्या प्रभावित होगा? लंग्स प्रभावित होंगे, फेफड़े प्रभावित होंगे। एक है दाद खाज खुजली। क्या भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में नहीं आता क्या दोस्तों? वो ट्रेन में बेचने वाला आता है ना, ये लीजिए दाद खाज खुजली की दवा। तो दोस्तों दाद खाज खुजली, ध्यान रखना ये सब की सब दोस्तों किससे होते हैं? ये सब की सब आपके फंगस से होते हैं। एक ध्यान रखना एथलीट फूड दोस्तों कौन सा है? गंजा से बन गया गंजापन, दामाद से बन गया दोस्तों दमा, दै से बन गया दाद, खा से बन गया खाज खुजली, और ए और फ्रूट से बन गया एथलीट फूड। इसमें भी दोस्तों त्वचा प्रभावित होती है और ये भी संक्रामक रोग है। तो ये सब की सब दोस्तों क्या है? ये सब की सब। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर किसका दामाद है? क्या किसका दामाद है? तो भाई वीर भूमि सब एसएससी के दामाद है। किसके? एसएससी के दामाद है सबकी सब। ठीक है, अब तुम समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों कवक या फंगस से होने वाले रोग है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या खाए? गंजा दामाद खाए फ्रूट। फिर सुन लीजिए गंजापन, दमा, दाद, खाज खुजली और एथलीट फूट। ये तो दोस्तों किस किस के हो गए? जीवाणु के हो गए। फिर मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ के हो गए, और एक हो गए आपके कवक। किसके हो गए? कवक के। अगली ट्रिक को दोस्तों कमजोर दिल वाले नहीं देखे। अगली ट्रिक को, क्या अगली बड़ी
एक खतरनाक ट्रिक है जो आपके बीच में आ रही है। देखिए दोस्तों, फंगस के बाद में आता है आनुवांशिक रोग। क्या आता है? आनुवांशिक रोग। ऐसे रोग दोस्तों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों आनुवांशिक रोग। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग कहते हैं। एक होता है सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। जब बहुत सारे दोस्तों रोग आपस में मिलते हैं तो सिंड्रोम कहलाते हैं। क्या? सिंड्रोम कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा एड्स दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब क्या है? बहुत सारे रोग आपस में मिल गए तो सिंड्रोम कहलाएगा। अब देखना पटाऊ सिंड्रोम। भाई साहब देखो, पटाऊ सिंड्रोम किससे होता है? तेरे को पटाऊं। हाँ भाई साहब, ये देखो खतरनाक ट्रिक है, तेरे को पटाऊं। क्या करूं? तेरे को पटाऊं दोस्तों। तो पटाऊ सिंड्रोम किसकी ट्रायोसोमी से होता है? तेरे को पटाऊं। तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? अगर मजा आया हो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, 13वें गुणसूत्र की कमी से कौन सा रोग होता है? पटाऊ सिंड्रोम होता है। क्या? तेरे को पटाऊं दोस्तों, याद रखना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, तेरे को पटाऊं। क्या? तेरे को पटाऊं। तो पटाऊ सिंड्रोम जो है ये दोस्तों ध्यान रखना किससे होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। अब तुम मुझसे कहोगे कि सर डाउन सिंड्रोम और याद कराओ। मैं कहूंगा आजा बेटा मैदान में। देखो जुगाड़ दोस्तों किसे कहते हैं? मैंने कहा डाउन सिंड्रोम याद कराऊंगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल सर, डाउन सिंड्रोम याद करा। तो मैंने कहा पहले तो इस डे को पकड़। क्या? डे को पकड़ और इसे घुमा के उल्टा कर दे। क्या? इस डे को दोस्तों घुमा के उल्टा कर दे तो ये बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? 2। और इस एक को पकड़, इस एक को घुमा के उल्टा कर दे, एक ही रहेगा। क्या? एक ही तो रहेगा। इसको उल्टा करो सीधा करो, ये एक ही रहने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है डाउन सिंड्रोम। क्या? 21वें गुणसूत्र, इसकी जो ट्रायोसोमी होती है दोस्तों, इससे कौन सा रोग होता है? सीधा यूपीएससी दोस्तों सीधा एसएससी पूछता है कि डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो भाई साहब कौन सी बड़ी बात है? डाउन्स में डा को पकड़ो, डी को उल्टा मारो दोस्तों, इसको उल्टा मारा 2 बन गया, एक को उल्टा मारा 1 बना 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। अगर आपसे पूछ ले पटाऊ सिंड्रोम दोस्तों तो तेरे को पटाऊं, ये इसकी ट्रिक है 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। तो एक तो दोस्तों पटाऊ हो गया 13वें गुणसूत्र से और डाउन्स हो गया दोस्तों 21वें गुणसूत्र से। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा दोस्तों आपको, मैं तो आपको जुगाड़ बता रहा हूं किस प्रकार मैंने साइंस को याद किया है, किस प्रकार दोस्तों मैंने अपना जुगाड़ स्थापित किया। तो वो आपके सामने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। क्या दोस्तों? हीमोफीलिया। तुम सच सच बताना, हीम का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, याद करो दोस्तों, हीम का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड होता है दोस्तों। हीमोफीलिया में क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मतलब दोस्तों अगर कहीं पर आपको लग गई, क्या आपको लग गई दोस्तों, मतलब अगर आपकी नस काटूंगा ना तो दोस्तों एसएससी आपकी खून में से टपकना चाहिए ना, कहीं लग गई दोस्तों, अब खून बह रहा है। क्या? खून बह रहा है लेकिन भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या? रक्त का थक्का नहीं जम रहा, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही दोस्तों। क्या नहीं हो रहा? ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो रही है। तो इस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। ये सबसे पहले किस में हुआ था? ऐसा कहते हैं दोस्तों जो इंग्लैंड की महारानी थी ना दोस्तों विक्टोरिया, उसमें सबसे पहले हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं रॉयल डिजीज। भाई साहब मतलब रोग भी दोस्तों कौन से होते हैं? शाही रोग। क्या बोलते हैं? शाही रोग। एसएससी दोस्तों केवल एसएससी की पहुंच यहीं तक है। क्या? केवल यहीं तक है। शाही रोग कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना हीमोफीलिया दोस्तों शाही रोग होता है। सबसे पहले किसको हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ब्रिटेन की महारानी। किसको हुआ था? ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया। कौन है दोस्तों? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था, इसीलिए दोस्तों इसको शाही रोग कहते हैं। जब आप एसएससी के अंदर मेडिकल
मेडिकल देने जाओगे ना दोस्तों, तो मेडिकल में ध्यान रखना एक रोग की टेस्टिंग होगी, उसका नाम है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। किसकी? कलर ब्लाइंडनेस। अभी बताऊंगा क्या होता है, देखना। अब सबसे खराब बात सुन लो, अरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना। इस रोग का वाहक कौन होता है? वो होता है दोस्तों स्त्री। कौन होती है? स्त्री। हाँ भाई साहब, स्त्री कल आना। क्या कल आना? इस रोग की वाहक कौन है दोस्तों? महिला जो है वो इस रोग की वाहक है। लेकिन बेटा रोग किसमें होता है? ये रोग होता है पुरुष के अंदर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सामान्यतः दोस्तों 99% जो है ये रोग जो है, ध्यान रखना, इस रोग का वाहक कौन है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाएगा? महिला लेकर जाएगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन महिला दोस्तों सामान्यतः इस रोग से ग्रसित नहीं होती। क्या ग्रसित नहीं होती? ये दोस्तों केवल रोग को लेकर जाती है। रोग से बेटा कौन ग्रसित होगा? रोगी तो दोस्तों कौन होगा? पुरुष ही होगा। क्या? हाँ, ये देखो कैसा रोग है दोस्तों, है ना। ये रोग भी दोस्तों भेदभाव कर रहा है। क्या ये रोग भी भेदभाव कर रहा है? ना लड़कों को आरक्षण मिलेगा, ना दोस्तों सोच के देखो आरक्षण भी नहीं मिलेगा, ऊपर से भाई साहब हीमोफीलिया और हो जाएगा ना। तो दोस्तों इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाएगी? पड़ोसन लेकर जाएगी। लेकिन दोस्तों होगा किसको? पड़ोसी को होगा रोग। तो ध्यान रखना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्त्री, महिला लेकर जाएगी दोस्तों। रोग का वाहक कौन है? स्त्री है दोस्तों। और इससे ग्रसित कौन होगा? पुरुष इससे ग्रसित होगा। हीमोफीलिया है या प्रेम रोग है दोस्तों? समझ नहीं आ रहा है ना, ये हीमोफीलिया है या प्रेम रोग है? तो ध्यान रखना, रक्त का थक्का नहीं जमता, रॉयल डिजीज या शाही रोग कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। वाहक इसका स्त्री होती है। और दोस्तों ग्रसित कौन होता है? पुरुष इससे ग्रसित होता है। अगला सुन लो, अरे एसएससी वालों ढंग से नोट करना, मेडिकल में टेस्ट होगा। क्या मेडिकल में टेस्ट होगा? कौन सा? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग है? कलर ब्लाइंडनेस। आधे बेटों को तो यही नहीं पता कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में अंतर क्या है। अब सुनना दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। और भाई साहब लेकर कौन जाएगा? तो लेकर जाएगा स्त्री। कौन लेकर जाएगी दोस्तों? स्त्री या फिर महिला जो है वो इसको लेकर जाएगी। प्रभावित कौन होगा? सामान्यतः दोस्तों इससे प्रभावित होगा पुरुष। कौन होगा? पुरुष। प्रेम में वैसे भी दोस्तों इंसान अंधा होता है। क्या प्रेम में तो दोस्तों वैसे भी इंसान अंधा होता है। क्या होता है? अंधा होता है। उसे लाल हरे में दोस्तों भेद नहीं कर पाता। क्या वो लाल हरे के अंदर, लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता दोस्तों, क्योंकि वो तो क्या हो चुका है? वो हो चुका है अंधा। किसके अंदर? प्रेम रोग के अंदर अंधा हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा? लाल और हरा रंग दोस्तों, उसमें आपकी जो आंखें हैं वो पहचान नहीं कर पाएंगी, उन दोनों में अलग अलग दोस्तों भेद नहीं कर पाएंगी कलर ब्लाइंडनेस में। एसएससी का मेडिकल देने जाओगे ना तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी टेस्टिंग होगी कलर ब्लाइंडनेस की। किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की। लाल और हरे रंग में भेद नहीं हो पाएगा दोस्तों इस कलर ब्लाइंडनेस में। और ध्यान रखना, प्रेम में वैसे भी इंसान क्या होता है? अंधा हो जाता है। लाल हरे रंग में दोस्तों भेद नहीं कर पाता। पुरुष क्या है? पुरुष रोगी होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। महिला क्या होती है? इसकी वाहक होती है। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट एक कह रहा है सर मेरी दोनों आंखें सही हैं, तू प्यार में नहीं है। क्या तू प्यार में नहीं है? पहले प्यार कर। क्या पहले प्यार कर, फिर देख दोस्तों प्यार के साइड इफेक्ट, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करूं तो नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों इसमें क्या होता है? रात में। क्या रात में दोस्तों कम दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता रात के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। इसी को कहते हैं रंगतोदी। क्या बोलते हैं? रंगतोदी रोग भी
किसको कहा जाता है? निम्न में से किस सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में भारत के द्वारा की गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है कि 2021 में किसकी अध्यक्षता? दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन, किसकी अध्यक्षता? ब्रिक्स जो है इसका जो 13वां सम्मेलन है, कौन सा है? 13वां जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये दोस्तों भारत ने की है, और भारत की तरफ से पीएम जो है भारत के नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा दोस्तों की गई। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स की 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किसने की है, तो दोस्तों भारत ने की है। G20 की बात करूं तो इसकी 2021 में नोट करना दोस्तों, इसकी अध्यक्षता इटली करेगा। कौन करेगा? इटली। G7 की बात करूं तो 2021 में दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है? वो ध्यान रखना, कॉर्नवॉल इंग्लैंड। किसने की है? कॉर्नवॉल इंग्लैंड के द्वारा की गई। और इसका दोस्तों थीम क्या है? तो इसकी थीम है बिल्ड बैक बेटर। क्या थीम है? बिल्ड बैक बेटर दोस्तों इसकी थीम है। अगर आपसे पूछे आसियान, आसियान की दोस्तों अध्यक्षता जो है 2021 में वो किसने की है? ब्रुनई। कौन करेगा? ब्रुनई। और ब्रुनई की राजधानी कौन सी है? बंदर शहरी बागवान। तो एक सवाल आपसे पूछने वाला है कि 2021 में आसियान की अध्यक्षता ब्रुनई करेगा। कौन करेगा? ब्रुनई। G7 की दोस्तों ध्यान रखना यह है कॉर्नवॉल इंग्लैंड। G20 की दोस्तों इटली। कौन करेगा? इटली करेगा। और दोस्तों ब्रिक्स की ये ध्यान रखना ये अध्यक्षता करेगा इंडिया। ब्रिक्स की इंडिया ने की, इसीलिए दोस्तों 13वां ये नाम भी ध्यान रखना कि कौन सा सम्मेलन है? 13वां सम्मेलन है किसका? ब्रिक्स का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीता? निश्चित 100% दोस्तों छपने वाला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीता। मैं आईपीएल की सारी जानकारी आपके सामने नोट करता हूं। पहला पॉइंट दोस्तों, आईपीएल जो है पहली बार कब हुआ था? 2008। कब हुआ? 2008। ये किसने जीता दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स। किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने इस आईपीएल को जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2021 ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन से नंबर का आईपीएल था? 14वें नंबर का आईपीएल। और अगर मैं आपसे पूछूं किसने जीता तो चेन्नई सुपर किंग्स। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। कौन सी बार जीता दोस्तों? चौथी बार विजेता कौन रही है? चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता जरूर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे उप विजेता कौन रही है दोस्तों तो उप विजेता छापिएगा आप, वो है ध्यान रखना कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स जो है दोस्तों ये रही है उप विजेता। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद में कि भाई चेन्नई ने 4 बार जीता, सबसे अधिक किसने जीता? सर्वाधिक नोट करना मुंबई इंडियंस। किसने जीता है? सर्वाधिक बार जीता मुंबई इंडियंस ने। कितनी बार जीता दोस्तों? 5 बार जीता। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो लिखना सबसे महंगा जो खिलाड़ी है दोस्तों वो था क्रिस मॉरिस। कौन है? क्रिस मॉरिस जो है सबसे महंगा खिलाड़ी है। किसने इसको खरीदा? राजस्थान रॉयल्स। किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों इसको खरीदा। अगला क्वेश्चन, टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर छापना ये था दोस्तों ध्यान रखना बीवो। कौन था? बीवो जो है ये इसका टाइटल स्पॉन्सर। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे ऑरेंज कैप किसने जीती? सबसे अधिक दोस्तों रन बनाने वाले को, क्या जो सर्वाधिक रन बनाता है उसे मिलती है ऑरेंज कैप। नोट करना सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलती है ऑरेंज कैप। और ये ऑरेंज कैप दोस्तों आपके ऋतुराज गायकवाड़। किसने जीती है? ऋतुराज गायकवाड़ ने जीती। और ये किस टीम के हैं? चेन्नई सुपर किंग्स। किसके हैं? चेन्नई सुपर किंग्स है।
तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक रन किसने बनवाए या दोस्तों ऑरेंज कैप किसने जीती, ऋतुराज गायकवाड़। फिर कह रहा हूं दोस्तों, जब लेवल आसान होगा तो यहां से सवाल आएगा, और जब लेवल थोड़ा ऊंचा जाएगा तो यहां से सवाल पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विकेट किसने लिए, क्या सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो दोस्तों जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसको ध्यान रखना, सबसे अधिक विकेट वाले को मिलती है पर्पल कैप। क्या मिलती है? पर्पल कैप। और पर्पल कैप किसने जीती है? हर्षद पटेल। किसने जीती है? हर्षद पटेल ने। और ये कौन सी टीम के? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। किसके? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं दोस्तों। कौन? हर्षद पटेल। और चेन्नई के कप्तान कौन थे? चेन्नई के कप्तान दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। इतनी सारी जानकारी आईपीएल में ध्यान रखना, हर शिफ्ट में अलग अलग दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीता, तो ध्यान रखना ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कप जीता। और दोस्तों अगर पूछे सर्वाधिक विकेट किसने लिए, सर्वाधिक जो विकेट है वो ध्यान रखना वो दोस्तों हर्षद पटेल ने लिए। सबसे अधिक जो विकेट है पर्पल कैप, ध्यान रखना हर्षद पटेल ने दोस्तों। और ये रॉयल चैलेंजर्स टीम के, किसके? रॉयल चैलेंजर्स टीम के हर्षद पटेल। ये ध्यान रखना पर्पल कैप। कौन सा कैप है? पर्पल कैप। आइए देखते हैं कांग्रेस के 10 महत्वपूर्ण अधिवेशन। क्या 10 महत्वपूर्ण अधिवेशन? देखिए दोस्तों 1885 बंबई हमको जम गई दोस्तों। क्या बंबई में फटा बम? क्या फटा? बंबई में फटा बम। ध्यान रखना 1885 बंबई में होता है पहला अधिवेशन, और यहां फटता है दोस्तों बम फटता है। क्या फटता है? बम फटता है। व्योमेश चंद बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद बनर्जी। तो ध्यान रखना पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, साथ साथ नोट कर लो, कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में बंबई में होता है। कहां पर होता है? बंबई में। और कौन अध्यक्ष है? व्योमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे उसको भी छाप लो। क्या आप यहां पे लिख लो दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मेरे रसगुल्लो, नोट करना आप। संस्थापक जो है राजूडी, इसको सही करना, संस्थापक जो है मेरे दोस्तों वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे। किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है? लॉर्ड डफरिन दोस्तों, नोट कर लो डफरिन। और याद रखना ये बड़ा फेमस दोस्तों लाइन है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। क्या कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कांग्रेस संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। आइए 1887 पहला हो गया, 1885 में बंबई के अंदर हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके दोस्तों ध्यान रखना संस्थापक थे। 1887 मेरे लाडलो मद्रास में। कहां पर होता है? मद्रास में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तीसरा सम्मेलन है पहली बात तो, और दूसरा मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। क्या है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। कौन दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा सम्मेलन कहां हुआ था? ये मेरे दोस्तों जो 1886 था ना उसकी अध्यक्षता की थी किसने? वो की थी दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। ये मेरे दोस्तों 1887 है, ध्यान रखना मद्रास। क्या? मद्रास। और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष है। फिर अगला देखना 1896, इस पर लगा लो स्टार मेरे दोस्तों, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम को पहली बार मेरे लाडलो यहीं पर गाया गया था, वंदे मातरम। 1896 क्या? 1896 कलकत्ता का अधिवेशन, रहीमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे और रसगुल्लो वंदे मातरम जो है ये पहली बार यहीं पर गाया गया। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। फिर देखना 1916, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लखनऊ के अंदर हुआ। कहां हुआ? नवाबों की नगरी लखनऊ में होता है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट, अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे।
स्टार लगा लो, 2 स्टार लगाओ। 1916 अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना इसी अधिवेशन में, किसमें, 1916 के मजमूदार इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल आपस में दोस्तों मिल गए। क्या जो ब्रेकअप कहां पर हुआ था, सूरत के अंदर हुआ था। क्या कांग्रेस के जो नरम और गरम दल में जो ब्रेकअप हुआ था मेरे दोस्तों, ये नरम और गरम दल का ब्रेकअप मेरे दोस्तों कहां हुआ था, ये ब्रेकअप हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। कहां पर, सूरत अधिवेशन में। ये वापस से पेचअप कब हो गया, वापस से दोस्तों पेचअप हो गया, ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन। क्या इनका जो पेचअप है मेरे दोस्तों, इनका जो पेचअप है वो वापस से कब हो गया, लखनऊ में हो गया। तो ब्रेकअप कहां हुआ था, सूरत में हुआ। कहां दोस्तों, 1907 सूरत में। पेचअप कहां हुआ, पेचअप हुआ भाई साहब 1916 लखनऊ के अंदर। कहां, 1916 लखनऊ में पेचअप वापस से हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन 1924 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस में एक बार, केवल एक बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, और वो थी दोस्तों 1924 बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन। लिख लो, महात्मा गांधी जी ने मेरे दोस्तों इसकी अध्यक्षता की एकमात्र, ओनली वन टाइम महात्मा गांधी दोस्तों 1924 बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। कहां पर, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक। आगे पूछ ले, अगला देखो दोस्तों, जैसे ही महात्मा गांधी जी मैदान में आए, कौन आए, महात्मा गांधी जी मैदान में आए, सरोजिनी नायडू ने कहा हम भी लड़ेंगे। क्या, हम भी एक बार तो अध्यक्षता करेंगे। तो 1925 में दोस्तों कहां पर, 1925 में कानपुर के अंदर सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की, और ये भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्या, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली अध्यक्ष कौन थी मेरे रसगुल्लो, पहली अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। लेकिन लाडलो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो जैसे ही गांधी जी मैदान में उतरे, सरोजिनी नायडू ने कहा ना बाबा ना, हम भी आएंगे। क्या, हम भी आएंगे, हम भी अध्यक्षता करेंगे। जैसे ही सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम कैसे पीछे रहेंगे, हम भी मैदान में उतरेंगे। और वो था 1929 का लाहौर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम पाकिस्तान में करके आएंगे। क्या, इस पाकिस्तान नल्ले को भी अपना बनाएंगे, लाहौर में अधिवेशन कर देंगे। सुनना गजब की कहानी है आगे दोस्तों। 1929 लाहौर में अधिवेशन होता है, और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। पाकिस्तान में जाकर दोस्तों हम कह के आते हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो लाडलो नोट कर लो, पूर्ण स्वराज जो है इसकी पहली बार मांग, क्या, पहली बार मांग मेरे दोस्तों ये की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो देखना, गौर करना दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी मैदान में आए। कौन, गांधी जी मैदान में आते हैं। गांधी जी के बाद में सरोजिनी नायडू ने कहा हम भी करेंगे अध्यक्षता एक बार, तो क्या, हम भी मैदान में उतरेंगे। तो 1925 में कानपुर में दोस्तों सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। फिर कहा किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, हम मेरे दोस्तों पाकिस्तान में करके आएंगे। क्या, और पाकिस्तान में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। फिर दोस्तों सबसे बढ़िया इंसान आता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आता है, अब आता है भाई साहब 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कहते हैं हम कराची में झंडा लहराएंगे। क्या, हम कराची में झंडा लहराएंगे। तो कराची अधिवेशन जो है 1931 का, ये होता है दोस्तों कहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने कहा हम कराची में झंडा फहराएंगे। क्या, कराची में झंडा फहराएंगे। तो ध्यान रखना, कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्या, नोट कर लो, कराची में झंडा फहराएंगे। महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को कराची में दोस्तों काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए महात्मा गांधी जी को।
अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बैठकर क्या कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस बैठकर सारी कहानी देख रहे थे। क्या सारी कहानी देख रहे थे कि इन्होंने तो सब कुछ निपटा लिया, इन्होंने कहा हम भी करेंगे, क्या हम भी अध्यक्षता करेंगे। और वो थी 1938। सबसे विवादित मेरे दोस्तों यही था हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा, हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे अधिक विवाद इसी अधिवेशन की अध्यक्षता में हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने लड़कर दोस्तों क्या ली, इसकी अध्यक्षता ली। क्या रूस कर बैठ गए भाई साहब, इन्होंने कहा नहीं, सबने कर ली अध्यक्षता, हम भी करेंगे। क्या हम भी करेंगे। तो इनको दोस्तों फिर अध्यक्षता किसमें दी गई, 1938 में हरिपुरा के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्षता की गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर भाई साहब राजस्थान वालों ने कहा बहुत हुआ, क्या बहुत हुआ संग्राम, क्या बहुत हुआ संग्राम, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक भाला जहां तक जाए। अब अध्यक्षता जयपुर में होगी। कहां दोस्तों, आजादी मिलने के बाद अध्यक्षता कहां होगी, जयपुर में होगी। और मेरे लाडलो, जयपुर में कौन करेंगे अध्यक्षता, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया। कौन करेंगे, पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करने वाले। तो ध्यान रखना 1948 में हम जयपुर लेकर आ गए। क्या हम जयपुर लेकर आ गए और हमने कहा अब अध्यक्षता कहां होगी, जयपुर में होगी मेरे दोस्तों। आजादी के बाद, कहां, आजादी के बाद जयपुर में होगी और पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्षता करेंगे। अब देखते हैं फटाफट से, जो भी पढ़ा है दोस्तों फटाफट से देख लीजिए एक बार। 1885, सुनना मेरी बात को, पहला अधिवेशन 1885, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंबई में बम फट गया। क्या बंबई में बम फट गया। दूसरा दोस्तों, दूसरे के दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिर मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना है आपको, इसके बाद में 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जो मेरे दोस्तों ब्रेकअप हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो वापस से पेचअप हो गया। क्या हो गया, पेचअप हो गया। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार। महात्मा गांधी जी ने कहा हम भाई साहब एक बार तो अध्यक्षता करेंगे। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में अध्यक्ष बनाया गया। सरोजिनी नायडू ने कहा दोस्तों बाबा ने कर ली, अब दादी की बारी। किसकी बारी, दादी की बारी। तो 1925 सरोजिनी नायडू दोस्तों कानपुर में अध्यक्षता करती है, पहली भारतीय महिला थी। फिर इसके बाद में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम पाकिस्तान में करके आएंगे। कहां पर, पाकिस्तान में करके आएंगे, लाहौर के अंदर। 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग हम वहां पर करके आएंगे, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम तो झंडा कराची में गाड़ेंगे। कहां पर, झंडा गाड़ेंगे कराची के अंदर। 1931 कराची अधिवेशन दोस्तों, अध्यक्षता करते कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। काले झंडे महात्मा गांधी को इसी अधिवेशन में दिखाए गए। उसका कारण था इससे कुछ दिनों पहले दोस्तों किसको, भगत सिंह को फांसी दी गई। क्या, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो 1931 का गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें गांधी जी चाहते तो ये रोक लेते, इसलिए काले झंडे किसको दिखाए गए, महात्मा गांधी जी को दिखाए गए। महात्मा गांधी के बाद दोस्तों कौन बैठकर देख रहे थे इस घटना को, 1931 जो कराची अधिवेशन था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको बैठकर देख रहे थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा भाई साहब सबका नाम आ गया, किसका बचा है, अब मेरा बचा है, मैं कुछ नया तहलका करूंगा। सबसे अधिक विवादित दोस्तों वो था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद भाई साहब राजस्थान वालों ने कहा अब तो हमारे यहां होगा। क्या, हमारे यहां होगा। 1948 का मेरे लाडलो जयपुर के अंदर पट्टाभी सीता रमैया। कौन, पट्टाभी सीता रमैया। पहला नंबर है HDI, किसका है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जारी कौन करता है, UNDP जारी करती है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भारत की इसमें रैंक है 131 और इसके 3 दोस्तों आधार है। और 3 आधार कौन कौन से हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और दोस्तों ध्यान रखना साक्षरता। दूसरा नंबर लिखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सा रिपोर्ट है, ईज
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या, इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व बैंक। और अगर आपसे पूछे इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 63 है, हाल ही में इसको बंद कर दिया। तीसरा नाम लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे 135वीं रैंक किसमें है तो लिखना ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक के अंदर दोस्तों कौन सी रैंक है, 135 है। अगला क्वेश्चन 139, ये लिखना दोस्तों आप सभी हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक, कौन सा है, खुशहाली सूचकांक, ये है दोस्तों ध्यान रखना 139 है। अगला नाम लिखिएगा दोस्तों 142, ये दोस्तों लिखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें रैंक है दोस्तों 142। अगला नाम लिखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, अगर आपसे पूछ ले भ्रष्टाचार दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार दोस्तों इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक है 86। अगला नाम लिखिए और वो है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक, कौन सा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 46, 46वीं रैंक। आगे लिखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें दोस्तों भारत की जो रैंक है वो है, ध्यान रखना आप सभी, 101, कौन सी है, 101। अगला लिखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, क्या, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें दोस्तों भारत की रैंक है 4थी, सैन्य शक्ति के हिसाब से कौन सा देश कितना मजबूत है। अगला लिखिए दोस्तों वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, क्या, वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें दोस्तों जो भारत की रैंक है वो है 10वीं, कौन सी रैंक है, 10वीं रैंक है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। अगर आपसे पूछे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, कौन सा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है इसमें दोस्तों भारत की रैंक लिखना, इसमें भारत की रैंक है 2nd, फर्स्ट स्थान पे कौन है, फर्स्ट स्थान पे है दोस्तों चाइना, कौन सा है, फर्स्ट स्थान पर है चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए बौद्धिक संपदा सूचकांक, कौन सा दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक, इस सूचकांक के अंदर लिखना आप सभी, इसमें जो रैंक है भारत की वो है 40, कौन सी रैंक है, 40 रैंक है। इंडिया जो है दोस्तों वो इसमें पहली रैंक पर है, अमेरिका जो है वो पहली रैंक पर है, और दोस्तों भारत की जो रैंक है वो ध्यान रखना इसमें 40वीं रैंक है भारत की। चलिए